हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आ चुके हैं और वो नया टॉपिक है मेंडल के नियम, यानी कि आपका जेनेटिक्स की टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप 10th के हो, चाहे आप 12th के हो, चाहे आप सीयूटी की प्रेफरेंस कर रहे हो, चाहे आप नीट कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, और या फिर अपने बेसिक नॉलेज की बात कर ली जाए, ये सभी के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखती है। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेंडल्स के नियम और टी मेंडल्स के तीनों नियम के बारे में बहुत ही बेसिक से बहुत ही डिटेल से बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सारे लोग आ जाएं। तो जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेगा ताकि क्लास के नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। ठीक है बेटा, टेलीग्राम चैनल है, आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से है। व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा सुषमा मैम साइंस के नाम से, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप कहीं पे भी आप विजिट कर सकते हो, या फिर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो आप क्लास के एंड में ऑफलाइन कमेंट भी आप कर सकते हो कि मैम मुझे ये नहीं प्रॉब्लम है, या और भी ऐसे कोई टॉपिक लाइए जिससे हमारा बेसिक नॉलेज बढ़े, जो हमारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलते ही बेटा स्टार्ट करते हैं मेंडल्स के नियम की। ठीक, मेंडल्स के नियम को याद करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे मेंडल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ लेंगे बेटा? हम लोग पढ़ लेंगे मेंडल के बारे में कि ये मेंडल क्या है। मेंडल, ठीक है, क्या है भाई? मेंडल है। अगर इनके पूरे नाम की बात करते हैं तो इनको क्या कहते हैं? ग्रेगर जॉन, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके पूरे नाम। इनके नाम की बात करेंगे तो बेटा इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इनका है, मेंडल्स कहते हैं, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनका पूरा नाम क्या है? याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ओके। इन्हें हम आनुवंशिकी के पिता भी कहते हैं, पहले पॉइंट से याद रखना, आनुवंशिकी के पिता, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी का पिता, आनुवंशिकी के पिता है। ठीक है, क्या है बेटा? ये आनुवंशिकी के पिता है, यानी कह सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक। क्या है बेटा? फादर ऑफ जेनेटिक्स है कौन? जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, यानी इनको हम आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे पे अध्ययन किया था। किसमें? मटर, मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। मटर के क्या? पौधे पर इन्होंने अध्ययन किया था, अध्ययन किया था मटर के पौधे पे। मटर का पौधा क्यों चुना? क्योंकि मटर एक वर्षीय पौधा होता है, एक वर्षीय पादप है। मटर बेटा क्या है? याद रखना है, मटर क्या है? एक वर्षीय पादप है, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। ठीक है, 7 लक्षणों पे काम किया था। कितना? 7 साल, 7 साल और 7 लक्षणों पर, लक्षणों पर कार्य किया, कार्य किया। 7 साल 7 लक्षणों पे काम किया बेटा। 7 साल की बात करते हैं, यानी 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने क्या किया था? काम किया था। 7 साल 7 लक्षण, 7 साल 7 कैरेक्टर पे इन्होंने काम किया। ठीक है, जब इन्होंने 7 कैरेक्टर पे काम कर लिया, ठीक है,
जब इन्होंने बेटा क्या कर लिया, 7 कैरेक्टर पे काम कर लिया, तो इन्होंने क्या किए, वंशागति के वंशागति के 3 नियम दिए, 3 नियम दिया। किसने दिया था भाई, मेंडल जी। ठीक है, 3 नियम। अब बात करते हैं मेंडल के नियम की। ठीक है बेटा, बात क्या करते हैं, मेंडल के नियम। मेंडल मेंडल के नियम की। तो मेंडल जी ने क्या किया है, 3 नियम को प्रतिपादित किया है। कितने नियम को प्रतिपादित इन्होंने किया है, तो इन्होंने 3 नियम को प्रतिपादित किया है। अच्छा, देख लेते हैं कौन कौन से तीनों नियम हैं। तो कितने नियम हैं, 3 नियम। कौन कौन से भाई, 3 नियम। अच्छा, ये तीनों नियम कौन है, एक नियम यहाँ बात कर लेते हैं, एक इधर बात कर लेते हैं, और एक इधर बात कर लेते हैं। ठीक है, कितने नियम, 3 नियम। पहले नियम की बात करते हैं, तो पहला नियम क्या है इनका, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता, तो प्रभाविता का नियम। तो मेंडल का पहला जो नियम है उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं, तो याद रखना है पृथक्करण। पृथक्करण का नियम। इनको एक नाम और देते हैं, वो क्या, युग्मक युग्मक शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम। ठीक है, तीसरा नियम होता है स्वतंत्र स्वतंत्र अपविह्वल अपविह्वल का नियम। तो मेंडल जी ने क्या किया था, मटर के पौधे को लिया था, मटर के पौधों को लेकर उन्होंने क्या किया था बेटा, 3 नियम दिए थे। ठीक है, इनका पहला जो नियम था वो नियम क्या था, प्रभाविता का नियम। ठीक है, याद रखना है कि मेंडल्स का पहला जो नियम था वो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम बेटा है पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवन का नियम। अब अगर मैं आपके बोर्ड की बात करती हूँ, अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए, आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से, राजस्थान से, किसी बोर्ड से हो, तो आपके बोर्ड के लिए ये तीनों नियम 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में। अब अगर आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए, तो भी आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल्स के कितने नियम हैं, 3 नियम है। मेंडल ने कितने साल काम किया था, 7 साल काम किया था। कितने से कितने सन में, तो 1856 से 1863 में किया था। ठीक है, अच्छा, बात समझ में आ गई। मेंडल ने कितने लक्षणों पे काम किया था, 7 लक्षणों पे काम किया था। ठीक है, और मेंडल आनुवंशिकी के पिता हैं या नहीं, बिल्कुल आनुवंशिकी के पिता हैं। ठीक है, या आपसे पूछा जाएगा आनुवंशिकी के पिता कौन कहे जाते हैं, या आनुवंशिकी के पिता कौन माने जाते हैं, आपने याद रखना है ग्रेगर और मेंडल जी जो होते हैं वो आनुवंशिकी के पिता माने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका बेसिक नॉलेज हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, प्रभाविता के नियम की। आप हेडिंग डालोगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता प्रभाविता का नियम, जिसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा जाता है बेटा, इनको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, या जो प्रभाविता का नियम है, ये प्रभाविता का नियम क्या कहता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम क्या कहता है, तो क्या लिखेंगे, इस नियमानुसार। ठीक है, इस नियमानुसार नियमा इस नियमानुसार इस नियमानुसार मतलब इस नियम के अनुसार, जब 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 दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले विपरीत विपरीत
विपरीत लक्षणों। अच्छा, अब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का मतलब क्या होगा? जैसे लंबा लंबा पौधा का क्रॉस और बौना पौधा के साथ, बौना पौधा के साथ, लंबा का क्रॉस बौना पौधा के साथ। ठीक है, तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले, ठीक है, वाले जनकों में जनकों में संकरण कराया जाता है, संकरण या फिर कह सकते हैं क्रॉस कराया जाता है ना, क्रॉस कह लें। ठीक है, क्रॉस क्रॉस सबसे बेटर है। तो लक्षणों में जनकों में जब क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में, ठीक है बेटा, तो प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में क्या शुद्ध, ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अर्थात अर्थात एक प्रभावी लक्षण, एक प्रभावी लक्षण, ठीक है, एक प्रभावी लक्षण, एक अप्रभावी अप्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसे ही, ठीक है, प्राप्त होते हैं, इसे ही मेंडल का, इसे ही मेंडल के प्रभाविता का, मेंडल के प्रभाविता का नियम कहा जाता है। मेंडल के क्या है बेटा? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेंडल के प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ये तो हो गई डिफरेंसेस की बात। मतलब इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले या दो विपरीत जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में क्या आता है बेटा? शुद्ध संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है, यानी एक अप्रभावी लक्षण आता है और एक प्रभावी लक्षण आता है। अब देखते हैं कैसे। ठीक है, ये चीज कैसे, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। हमने क्या बात करी है कि जब हम शुद्ध लंबा, यानी कैपिटल टी का क्रॉस, ठीक है, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना के साथ कराया, यानी शुद्ध बौना मतलब स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये हमने बेटा क्या ले लिया? जनक ले लिया। जब हम दो विपरीत जनकों को लेते हैं, जब हम दो विपरीत लक्षण वाले जनकों को लिया जाता है, ले लिया। अब इस जनक में क्या करेंगे हम? इसमें हम गैमेट बनाएंगे, इसका भी गैमेट बनाएंगे। ठीक है बेटा, यानी कहते हैं ना कि युग्मक फॉर्मेशंस करना। ठीक है, नर है तो नर युग्मक बनाएगी, मादा है तो मादा युग्मक बनेगी। तो जब गैमेट फॉर्मेशंस होगा बेटा तो यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है, ये हमें क्या मिल गए? ये हमें प्राप्त हुआ युग्मक। युग्मक कैसे प्राप्त हुआ? हम कहेंगे युग्मक जनन के द्वारा। ठीक है, आ गया समझ। अब जब हम क्या करेंगे? इनमें क्रॉस कराएंगे। क्या? इस कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ करा दे, फिर कैपिटल का स्मॉल के साथ करा दे, कैपिटल का स्मॉल का, कैपिटल का स्मॉल के साथ। ठीक है, ये हमने क्रॉस कराया, यानी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई?
मिलेंगे पहला कैपिटल का स्मॉल के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल का स्मॉल के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल का स्मॉल के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल का स्मॉल के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या है? आफन पीढ़ी। सभी पौधे क्या है भाई? सभी पौधे, सभी पौधे क्या है? संकर लंबे हैं, संकर लंबा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब बौना नहीं आएगा। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाव किसका दिखा? मतलब एक शुद्ध लंबा था। मतलब शुद्ध लंबे की मतलब की बात कर लूं कि मान लो यहाँ पे एक प्लांट जो था, एक प्लांट ये था, एग्जाम्पल जैसे ये एक प्लांट था, है ना। अब ये जो प्लांट है ये एकदम लंबा वाला था, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्लांट था जो बिल्कुल ही लंबा वाला था ना, ये एकदम लंबा था। फिर साइड में जो प्लांट था वो बिल्कुल बौना वाला था, ये वाला था, ठीक है। एक बौना पौधा मतलब अब इसके अकॉर्डिंग, अब इस पौधे के अकॉर्डिंग इस पौधे में आपको फर्क नजर आएगा, कहेंगे भाई ये तो बहुत लंबा दिख रहा है, ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। तो जब यहाँ पे क्रॉस कराया गया तो प्रथम जनरेशन में जो पौधे आए वो इस तरीके के आए, ये वाले। अब आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा होगा बेटा? मतलब इससे बड़ा, इससे छोटा, है ना। इसको ये कहते हैं बीच वाला, बीच वाला। जैसे ये ना समझ में आपको, ये ना समझ में आए, यहाँ पे समझो, ठीक है। ये मुस्कुरा रहा है, ये भी मुस्कुरा रहा है, ठीक है, और ये भी मुस्कुरा रहा है। तीनों मनुष्य है। हम कहेंगे भाई ये बिल्कुल टॉल है, ये एकदम लंबू वाला है, मतलब 6 फीट, मान लो 6 फीट, और ये 5 फीट, और ये 3 फीट तो नहीं मान, 4 तो नहीं कह सकते, 3 फीट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ये बौना है, ठीक है, बौना है। 6 फीट वाला भाई बहुत लंबा है। 5 फीट वाला अगर कोई मेल फीमेल है, 5 फीट का अगर कोई मेल फीमेल है तो क्या उसको बौना बौनी कहेंगे? नहीं, हम क्या कहेंगे? ये छोटा भी नहीं है तो ये बहुत लंबा भी नहीं है, मतलब बीच वाला है। मतलब ये लंबे की भी श्रेणी में आएगा, बहुत लंबे वाले में आएगा, बीच वाले में आएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही मेंडल जी ने क्या किया था अपने प्रभाविता के नियम में, जब उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, मान लो 6 फीट वाला, 7 फीट वाला, 10 फीट वाला मान लो, और एक उन्होंने 3 फीट वाला, 4 फीट वाला पौधा लिया। दोनों दोनों अलग अलग लक्षण थे, दोनों में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद उनको क्या मिला कि प्रथम पीढ़ी में संकर लंबा पौधा आया। मतलब लंबेपन ने अपने लक्षण को दिखाया लेकिन बौनेपन ने अपने लक्षण को नहीं दिखाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा कि यहाँ पे प्रभावी, प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा? तो कहेंगे प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है। इसने प्रथम पीढ़ी में अपने आप को दिखाया, तो जो अपने लक्षण को दिखाता है वो प्रभावी है। अप्रभावी की बात करेंगे तो अप्रभावी क्या है? मतलब बौने पन्ने। अप्रभावी लक्षण की बात करते हैं तो एक जनक क्या था? स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पे स्मॉल टी ने अपने लक्षण को नहीं दिखाया, मतलब यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में बौना पौधा नहीं आया। तो इसका मतलब है कि कैपिटल टी एक प्रभावी लक्षण आया और एक अप्रभावी लक्षण आया। तो प्रभावी लक्षण वो होगा जो अपने लक्षण को शो करेगा और अप्रभावी लक्षण वो होगा जो अपने लक्षण को शो नहीं करेगा, ठीक है। ओके बेटा जी, ठीक है। ये हो गया आपका प्रभाविता का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आता है मेंडल्स का सेकेंड लॉ। क्या? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अच्छा, पृथक्करण के नियम में क्या होता है, कोई बताए? कोई भी बच्चा बता सकता है कि जो पृथक्करण का नियम है वो क्या होता है? कोई भी बच्चा?
कोई भी जो थोड़ा बहुत बताए कि पृथक्करण के नियम में क्या हो सकता है। बोलिए बोलिए बोलिए। क्या? पृथक्करण। पृथक का नाम ही अलग अलग है, मतलब क्या? जब क्या किया जाएगा, जब अफन पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे लंबे पौधे में स्वपरागण, स्वपरागण किसने कराया? मेंडल जी ने कराया। स्वपरागण कराया जाता है तो, कराया जाता है तो तीन संबंधी, तीन संबंधी एक, ठीक है। जब बेटा क्या होता है, कराया जाता है तो तीन संबंधी एक के निश्चित अनुपात में, ठीक है, निश्चित अनुपात में क्या पाए जाते हैं बेटा, निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, ठीक है। तीन संबंधी एक के निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। कब पृथक हो जाते हैं? कब होते हैं? जब यहाँ पे सल्फिंग कराई जाती है, मतलब जब स्वपरागण कराया जाता है तब। यानी पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब व्यापन पीढ़ी में से प्राप्त जो संकर लंबा पौधा होता है उसमें सेल्फिंग कराई जाती है, ठीक है, ठीक, तो वो पृथक हो जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मक बनने के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मतलब अर्थात प्रत्येक युग्म के जो विपरीत लक्षण होते हैं, ठीक है। आगे बेटा क्या लिखेंगे कि अर्थात, अर्थात प्रत्येक युग्म के, युग्म युग्म युग्मकार है, ठीक है, प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण, विपरीत विपरीत लक्षण युग्मक युग्मक बनने के समय, ठीक है, युग्मक बनने के समय क्या हो जाते हैं, समय समय पृथक हो जाते हैं, पृथक होकर अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ये क्या हो जाएंगे, एकदम पृथक हो जाएंगे और अलग अलग होते हैं, मतलब हो जाते हैं। जैसे ये तो हो गया, हम कहते हैं इनको पृथक्करण का नियम। इसका मतलब क्या है कि जो बौने पौधे का लक्षण F1 में नहीं हुआ था वो सेकेंड में होगा। कैसे? कैसे? देखो बेटा, अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, ठीक है। यस ने क्या कहा, इसमें जब हमने सल्फिंग कराई, इसमें जब हमने क्या कराई, सल्फिंग कराई, F1 पीढ़ी है, स्वपरागण, स्वपरागण है, परागण, ठीक है, परागण, इनमें जब सल्फिंग कराई गई तो एक गैमेट तो बनेगा, चार गैमेट दिखा दे, एक दो तीन चार, क्योंकि गैमेट बनाना कंपल्सरी है। तो क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, चार गैमेट यहाँ पे बन गया। कितने गैमेट? चार गैमेट। यहाँ से मैं क्रॉस दिखा देती हूँ, ये क्रॉस करा है, ठीक है, चार गैमेट बन गया। ये हमने ले लिया जनक, यानी F1 पीढ़ी वाला है,
F1 पीढ़ी वाला जो प्राप्त जनक यानी संकर लंबा पौधा है, इस संकर लंबे पौधे में क्या कराया जाए? अब इस कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ करा दे, इस कैपिटल का क्रॉस स्मॉल के साथ करा दे, स्मॉल का कैपिटल के साथ, स्मॉल का स्मॉल के साथ करा दिया। क्या प्राप्त हो रहा है? कैपिटल का क्रॉस कैपिटल के साथ कराया है, फिर कैपिटल का स्मॉल के साथ कराया है बेटा, कैपिटल का स्मॉल के साथ कराया है, स्मॉल का स्मॉल के साथ कराया है। यही क्रॉसिंग हुई है। यस, हमने क्रॉस यही कराया ना, हमने यही क्रॉस कराया। क्या क्या मिला है? साइड पे दिख रहा है ना, दिख रहा है। क्या क्या मिला है? क्या कहेंगे? ये शुद्ध लंबा पौधा है जिनकी संख्या कितनी है? 1 है। ये दोनों क्या है? ये है संकर लंबा, मतलब 20 वाला है, और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। फिर शुद्ध बौना है, इनकी संख्या कितनी है? 1 है। 25% शुद्ध बौना, 50% संकर लंबा, 25% शुद्ध लंबा। यही था। तो मेंडलजी ने प्रभाविता के नियम में क्या देखा था कि जब वो शुद्ध लंबा यानी कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराया था, तो उनको प्रथम पीढ़ी में लंबे पन्ने अपने लक्षण को दिखाया, बौने पन्ने नहीं दिखाया। अर्थात अगर कह सकते हैं कि अगर एक पुरुष की शादी, मतलब एक 6 फुट वाला पुरुष, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि अगर एक 6 फुट वाला पुरुष है जो 6 फुट का है, और उसकी शादी अगर मान लो करा दिया जाए 3.5 फुट या 4 फुट वाली स्त्री के साथ, मतलब छोटी, या हम 3 फुट की ही कर दें, करा दिया जाए, तो उनसे जो संतान पैदा होंगे ना तो 6 फीट वाले होंगे, ना तो 3-3.5 फीट वाले होंगे। मतलब वो 4.5 के हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं, 5.5 के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, मतलब वो बीच वाले होंगे। मतलब वो संतान जो पैदा होगी उनको बहुत लंबा भी नहीं कहेंगे, तो बौना भी नहीं कहेंगे, मतलब मध्य वाला है। ये प्रथम पीढ़ी होगी। अब बाई चांस उनसे आगे की पीढ़ी जब बढ़ेगी, उनकी अगली पीढ़ी जब बढ़ेगी, तो वहां पे बीच वाले 50% आ सकते हैं, पापा की तरह या दादा दादी की, अब हो गए अगली पीढ़ी आएगी, दादा दादी हो जाएंगे, दादा दादी की तरह एक आध दो बच्चे हो सकते हैं। ठीक है। और वहां पे दादी की भी तरह एक बच्चे आ सकता है, 1-2 बच्चे, 25% की संभावनाएं होती हैं। तो ठीक ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, शुद्ध जनक लंबा पौधा का शुद्ध जनक बौना पौधा के साथ कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा अपने लक्षण को शो करता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो नहीं करता है वो अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी के आधार पर मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। लेकिन दूसरा नियम क्या है बेटा? पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब है कि कोई चीज बिल्कुल अलग हो जा रही है। तो अलग होने का मतलब क्या है कि मेंडल जी ने क्या किया, एक नियम उन्होंने दे दिया, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो F1 जनरेशन हमें प्राप्त हुई, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुई है, इसमें हम स्वपरागण करा दें। तो स्वपरागण जब उन्होंने कराया तो उन्होंने क्या देखा कि जब इनकी सेकेंड जनरेशन आई, F2 पीढ़ी जब यहाँ पे प्राप्त हुई, तो F2 पीढ़ी में 25% बौना भी आ गया, यानी जिसने अपने लक्षण को नहीं शो किया था। F1 पीढ़ी में 50% बीच वाला आया, 25% लंबा भी आ गया। इसको ये क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। अब देखो, अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, क्योंकि यहाँ पे रेशियो पूछा जाता है बेटा। लक्षण प्रारूप, इसको हम कहते हैं फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो। अच्छा, फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा, क्या बताओगे? तो हम क्या कहेंगे कि मैम हमारे पास क्या है, एक लंबा पौधा है, लंबा शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है, और संकर लंबा है,
और शुद्ध बौना है। बौना पौधा है, ठीक है। अच्छा, एक शुद्ध लंबा, दो शुद्ध बौना, ठीक है, एक शुद्ध बौना, ठीक है। तो इसको भी लंबा बोलेंगे, इसको भी लंबा बोलेंगे, तो क्या कहेंगे, 3:1। तो जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा 3:1 को बताना है, ठीक है बेटा। अब जीन प्रारूप की बात करें, जीन प्रारूप जिसको कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करी जाए, तो जब आपसे जीनोटिपिक रेशियो बात करी जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि मैम एक शुद्ध लंबा वाला जीन है इसके अंदर, यानी इसके अंदर एक जीन ऐसा है जो बिल्कुल प्योर वाला जीन है। दो जीन इसमें क्या है, संकर लंबे वाले जीन है, और एक जीन क्या है, शुद्ध बौने वाले। एक संबंधी दो संबंधी एक क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटिपिक रेशियो। तीन संबंधी एक क्या आ जाएगा, लक्षण प्रारूप, या फिर हम कहेंगे फिनोटिपिक रेशियो। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये 10th में, 12th में, नीट में, नर्सिंग में, सीयूटी में, सभी के लिए आप कहीं से भी उठा लेना, ये तीनों दोनों जो रेशियो बेटा है आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आपने, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आते हैं तीसरे नियम की बात। तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम कहता है स्वतंत्र अविवन का नियम। स्वतंत्र अपविवन का नियम। बेटा ये मेंडल्स का क्या है, तीसरा नियम है। स्वतंत्र विवन का नियम क्या है बेटा, मेंडल्स का थर्ड लॉ है। अच्छा, मेंडल्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे कुछ लाइंस को याद कर लो। क्या याद करोगे, इनमें बेटा हम क्या देखते हैं, दो जीनों की वंशागति, दो जीनों की वंशागति होती है। तो जब दो जीनों की वंशागति होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण कहते हैं, समझ में आया। डाई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कहते हैं। इसमें हम दो जीनों की वंशागति देखते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण या द्विसंकर का नियम कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या लिया जाता है, इनमें गोल पीले बीज, एक गोल लक्षण है कलर, यानी एक आकार और एक रंग, यानी क्या है, आकार क्या है, गोल है बेटा जी, रंग क्या है, पीला है। एक साइज का लक्षण हुआ, ठीक है, और एक रंग का, जैसे काला, गोरा, सावला, ये रंग हो गया। आकार है ना, आकार की बात हुई, कैसा आकार है, किस शेप का है, ठीक है, वो हो गई। एक आकार का लक्षण, रंग का, तो यहाँ पे दो जीनों की वंशागति हुई, गोल क्या है, आकार की बात होगी, ठीक है बेटा। पीला क्या हो गई, रंग की बात, यानी एक ऐसा बीज लिया गया जो आकार में गोल है, रंग में पीला है। इसका क्रॉस झुर्रीदार, झुर्रीदार हरे बीज। तो झुर्रीदार क्या है भाई, झुर्रीदार क्या है, आकार। जैसे अगर कह ले कि ये है गोल, ये एकदम गोल पीला बीज है, ये ऐसा बीज है जो बिल्कुल क्या है, एकदम गोला है, एकदम गोल है, ठीक है, गोल है और रंग क्या है, पीला है। और एक ऐसी बीज है जो क्या है, रिंकल्स है। रिंकल्स मतलब समझ रहे हो, जो पूरी तरीके से जो बीज है बेटा वो विकसित नहीं होते, नहीं इस तरीके की, मान लो इस तरीके की बीज तो है लेकिन वो झुर्रियां हैं वहां पे, जैसे कहते हैं कि चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं,
है ना। झुर्रियाँ पड़ने का मतलब है कि स्किन जो है, जो हमारी स्किन है वो टाइट नहीं है, स्किन लूज पड़ रही है, यही होता है ना भाई। झुर्री झुर्री का मतलब होता है, रिंकल्स का मतलब होता है कि जब हमारी स्किन लचीली हो जाती है ना, झाइयाँ पड़ने लगती हैं, ढीली हो जाती है, तो उसको कहते हैं झुर्रियाँ पड़ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, सुकुड़ना, ये सुकुड़ना, ठीक है। लेकिन अगर ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल कोई भी रिंकल्स नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये कोई रिंकल्स नहीं है, तो फिर कोई भी हमें प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। ठीक वैसे ही बीज में, मटर खाते हो तो आप देखते हो कि मटर की कुछ बीज होती हैं, ठीक है बेटा, मटर की कुछ ऐसी बीज होती हैं कि जो बिल्कुल सॉफ्ट एकदम गोल गोल होती हैं। तो अगर मैं देसी मटर की बात करूं, आप अगर बेटा देसी मटर की बात करो, तो देसी मटर बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट गोल गोल होती है। लेकिन अगर वो जो हाइब्रिड वाली होती हैं, ठीक है, तो उनको सूखने के बाद उसमें झुर्रियाँ, रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक हो गया गोल पीला बीज, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, झुर्रीदार बीज। गोल पीला बीज को क्या कहेंगे, जैसे जैसे क्या कि कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, मतलब राउंड एलो, ठीक है, राउंड एलो। इसको कहेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। तो गोल पीले बीज को कैपिटल आर कैपिटल वाई से, और इसको स्मॉल आर स्मॉल आर से क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। अब अगर इनको क्रॉस कराया जाए, जैसे जैसे यहाँ पे क्या है कि कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई के साथ, तो क्या है, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, और ये है गोल पीले बीज, गोल पीले बीज, ये है जनक, क्या है, जनक है, ठीक है। अब गैमेट बनाएंगे, तो कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, 4, ठीक है। अगर गैमेट बनाएंगे तो यहाँ पे 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। एक कैपिटल आर वाला बनेगा, ठीक है। एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी टोटल कितने, टोटल देखा जाए तो 4 गैमेट, टोटल कितने गैमेट, 4 गैमेट यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। कैसे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। इसमें अगर गैमेट बनाएंगे तो 4 गैमेट बनेंगे। एक तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये टोटल क्या है, 4 प्रकार के गैमेट बनते हैं। अब इन चारों प्रकार के गैमेट में, इनको आपके एग्जाम में पुनेट वर्ग में रख के पूछता है। किसमें पूछता है कि पुनेट वर्ग में, या चेकर बोर्ड की सहायता से मेंडल का जो स्वतंत्र विवरण का नियम है उसको बताइए। चेकर बोर्ड की सहायता से, एक गैमेट, 2 गैमेट, 3, 4 गैमेट, 1, 2, 3, ठीक है। क्या क्या लिखना है, 4 गैमेट है, चारों कौन कौन से हैं, एक तो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई, ठीक है। सेम गैमेट यहाँ पे भी होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो क्या, डबल आर, डबल वाई, ठीक है। फिर
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। सभी पौधे कैसे बनेंगे, सारे के सारे पौधे इस लाइन में, सारे के सारे पौधे कैसे बन जाएंगे, पीले वाले, ये भी पीला ये भी पीला ये भी पीला, ठीक है। मतलब टोटल के टोटल सभी क्या बनेंगे, पीले वाले बनेंगे, ठीक है। फिर अगर दोबारा से क्रॉस कराया जाए तो फिर वही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो है गोल पीले बन गया, गोल पीले, ये गोल हरे, ये क्या बनेगा, गोल पीले, ठीक है। और ये गोल हरे, ठीक है। फिर क्रॉस कराया जाए, फिर तीसरी बार कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों पीले पीले हो गए, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर दोनों होंगे, ठीक है, दोनों आर और कैपिटल और वाई, ठीक। फिर अगर देखा जाए तो फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी पीला वाला ही होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। फिर डबल आर कैपिटल स्मॉल वाई और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हम क्या कहेंगे, ये लास्ट वाला क्या मिलेगा, ये होगा झुर्रीदार हरा बीज, ठीक है। ये आपका गोल पीला होगा, गोल पीले, यहाँ पे भी गोल पीले आएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे, गोल पीले वाले आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी गोल पीला आएगा, यहाँ पे कहेंगे झुर्रीदार पीला, ठीक है। ये भी झुर्रीदार पीला, सेम वही। नीचे बचा तो ये क्या कहेंगे, गोल हरे, ठीक है। नीचे वाला क्या आ जाएगा, गोल हरे, ठीक है। तो ये गोल हरे और यहाँ पे झुर्रीदार पीले, ठीक। तो यहाँ पे अगर इनके लक्षण प्रारूप की बात करते हैं, किसके, अगर लक्षण प्रारूप पूछा जाता है तो कितना, 9 समंदे 3 समंदे 3 समंदे 1, कैसे, एक झुर्रीदार हरा, ठीक है, झुर्रीदार पीला कितने, 3 हो गए, गोल हरे कितने हो गए, 3 हो गए, और बाकी 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 कितने हो गए, पीले वाले। तो टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल 9 समंदे 3 समंदे 1, ठीक। अगर जीन प्रारूप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जीन प्रारूप, कितने जीन प्रारूप होंगे, तो 1 समंदे 1, ठीक है, 2 समंदे 4, फिर 1 समंदे 1, 1 समंदे 2, फिर 1, याद कर सकते हो, 12 24 12 12 1, ये क्या होता है, जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लक्षण प्रारूप। तो मेंडल के तीसरे नियम का लक्षण प्रारूप पूछा जाएगा कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या होता है, तो फिर 9 समंदे 3 समंदे 1, ठीक है। जीन प्रारूप क्या होता है, तो 1 समंदे 2 समंदे 2 समंदे 4 समंदे 1 समंदे 2 समंदे 1 समंदे 2 समंदे 1, या 12 24 12 12 1 से ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी रेशियो है आपका, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पूछा जाएगा, जब पृथक्करण के नियम के लिए तो लक्षण प्रारूप 3 समंदे 1,
जीन प्रारूप के लिए 1 संबंधी 2 संबंधी 1, यानी 4 ये रेशियो आपके बोर्ड्स के लिए, सीयूटी के लिए, नीट के लिए और नर्सिंग के लिए और 10th के लिए, सबके लिए ये रेशियो पूछे जाते हैं और हर एक के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर सब्जेक्टिव के लिए देखा जाए तो आप 10th या 12th में हो तो ये लॉन्ग शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और तीनों नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर। क्लास में जो भी दिक्कत हुई होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है।